Hello friends, how are you all? Today I'm going to discuss child development and pedagogy PYQs part 4 है आज हमारा। इससे पहले मैं प्रीवियस लेसन्स में आपको 3 करा चुकी हूँ, 3 पार्ट। तो आज का क्वेश्चन है हमारा, इट इज डिफिकल्ट फॉर द चिल्ड्रन टू लर्न व्हेन। क्या डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए लर्न करना? ओहो, जस्ट वेट। सो इट इज डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न व्हेन। बच्चों के लिए लर्न करना कब मुश्किल होता है? किसी भी चीज को जब आप इंफॉर्मेशन उन्हें छोटे छोटे चंक्स में प्रोवाइड करेंगे, या आप इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होंगे, या फिर लर्निंग जो होगी आपकी वो सोशली कंटेक्चुअलाइज्ड होगी, या फिर आप कंटेंट जो रिप्रेजेंट करेंगे वो अलग अलग तरीके से करेंगे। बच्चे के लिए मुश्किल कब होगा किसी भी चीज को लर्न करना? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये पता होना चाहिए। अगर आप बच्चा इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड है तो वो इजिली याद कर सकता है, तब उसे कोई डिफिकल्टीज नहीं होंगी। बच्चा बहुत अच्छे से सोसाइटी के सब चीजों को समझता है, सोशली कंटेक्चुअलाइज्ड है, तो उसके लिए लर्निंग को समझना बहुत आसान हो जाएगा। आप अलग-अलग तरीके से ऑडियो विजुअल एड्स लेके या किसी भी तरीके से आप कंटेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, तो भी बच्चा बहुत ईज़िली समझ पाएगा। लेकिन अगर आप इन्फॉर्मेशन को थोड़े-थोड़े चंक्स में प्रोवाइड करेंगे, चंक्स का क्या मतलब होगा? टुकड़ों में, अलग-अलग टुकड़ों में, छोटे-छोटे अभी आपने कुछ चीज़ बता दी, थोड़ी देर बाद आपने किसी और चीज़ के बारे में थोड़ा-सा बता दिया। अगर आप प्रॉपर्ली एक बार चीज़ों को डिलीवर करके फिर बच्चे को लर्न कराएँ चीज़ें, तो उसके लिए कंसेप्ट को समझना आसान हो जाएगा। कंसेप्ट समझ के चीज़ों को वो अपने आप, फिर जब उसे कंसेप्ट समझ में आएगा, चीज़ें अच्छे से लर्न कर पाएगा, बच्चा अपने आप ही इंट्रिंसिकली मोटिवेट हो जाएगा। तो बच्चे को प्रॉब्लम कब होती है? जब आप इन्फॉर्मेशन को टुकड़ों में उसे प्रोवाइड करेंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी आप बच्चों को डिलीवर करें कोई भी चीज़, तो एक प्रॉपर वे में, प्लान्ड वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में उसके सामने प्रेज़ेंट की जाए। तो इस हिसाब से हमारा, क्योंकि डिफिकल्टीज़ पूछी गई है लर्निंग की चिल्ड्रन के हिसाब से, तो वो हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 1, इन्फॉर्मेशन इज़ प्रेजेंटेड इन डिस्कनेक्टेड चंक्स। अगर आप एक डिस्कनेक्टेड वे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट्स को, तो उनके लिए ये प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेस्ट स्टेट ऑफ द लर्निंग। इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, स्टेट क्या है लर्निंग की? जब बच्चे के अंदर बहुत अराउजल होगा चीजों को जानने के लिए, मतलब उत्साहित है बच्चा चीजों को जानने के लिए, एक्साइटेड है, हाई अराउजल है। लेकिन हाई फियर, अगर बच्चा किसी चीज को जानना चाह रहा है तो वो डरेगा थोड़ी ना, एक्साइटेड होगा। एक्साइटेड में डर तो आएगा ही नहीं। दैट मीन्स जहाँ पे आपका हाई फियर है वो अपने आप ही आपका कैंसिल हो जाएगा। हाई फियर तो होगा ही नहीं। मॉडरेट अराउजल, नो फियर। नेक्स्ट देख लेते हैं, नो अराउजल नो फियर, ये भी नेगेटिव हो गया। मतलब ना बच्चा एक्साइटेड है ना बच्चे के अंदर डर है। डर तो खैर नहीं होगा, लेकिन एक्साइटमेंट तो होगा ना। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाता है थर्ड, मॉडरेट अराउजल एंड द नो फियर। कई बार हमें क्वेश्चन का आंसर जो देना पड़ चाहते हैं हम, वो हमें अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस भी देना होता है। ऐसा नहीं होता कि जो सिर्फ आप सोच रहे हैं आप वही आंसर ढूंढे। जो चीज आपको गिवन है उसमें आपको बेस्ट आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ लर्निंग। जो हमारा कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ लर्निंग का, वो किस चीज का सजेशन देता है? दैट द चिल्ड्रन डैश कंस्ट्रक्टर ऑफ देयर ओन नॉलेज। जो हमारा कंस्ट्रक्टिविस्ट थे हमारे, उन्होंने जो व्यू दिया था कि बच्चा जो है अपनी कहते हैं ना, अपने उसका खुद ही निर्माण करता है। किस तरह से निर्माण करता है अपनी नॉलेज को, किस तरह से कंस्ट्रक्ट करता है? हैव नो रोल टू प्ले, मतलब बच्चा उसका कोई रोल प्ले नहीं करता। ये गलत हो जाएगा। सोली डिपेंडेंट और एडल्ट्स, बच्चा सिर्फ एडल्ट्स के ऊपर डिपेंड नहीं होता। जब कंस्ट्रक्शन की बात आ रही है तो दैट मीन्स कि बच्चा एक्टिवली प्ले करता है अपना रोल। Constructivist view of learning suggests that the children play an active role in construction of their own knowledge. बच्चा खुद ही चीजों को कंस्ट्रक्ट करके अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। आर सोली डिपेंडेंट ऑन टेक्स्ट बुक नहीं है। बच्चे को जब आप एक्टिवली किसी चीज में इन्वॉल्व करते हैं, कोई एक्टिविटी कराते हैं, तो बच्चा चीजों को करके सीखता है। दैट मीन्स कि वो चीजों को जो नॉलेज ले रहा है वो कंस्ट्रक्ट करके ले पा रहा है नॉलेज को। सो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, दैट द चिल्ड्रन प्ले एन एक्टिव रोल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन नॉलेज। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीफ इज गुड फॉर द लर्निंग? इनमें से कौन सा बिलीफ है जो लर्निंग के लिए बहुत अच्छा है? That the ability is improvable, that the ability is fixed, efforts don't make any difference, or the failure is uncontrollable. That means क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि आपको बताना है कि जो बिलीफ आपको दिए गए हैं इसमें से सबसे अच्छी चीज लर्निंग के अकॉर्डिंग आपको बताना है, लर्निंग के पर्सपेक्टिव में आपको बताना है। दैट मीन्स कि बच्चा अगर किसी चीज की कोशिश कर रहा है, बच्चे के अंदर जो एक एबिलिटी है काम को करने की वो इम्प्रूवेबल है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज निकल के आ रही है कि बच्चा अगर कोई चीज करने की कोशिश कर रहा है, दैट मीन्स अगर आप इसे थोड़ा सा और करोगे तो आप और अच्छा इंप्रूव करोगे। ठीक है, बच्चा कहीं ना कहीं इंट्रिंसिकली भी मोटिवेट हो रहा है, एबिलिटी जो है उसके अंदर इंप्रूवेबल है, तुम इसे कर सकते हो, यू कैन डू इट। तो यहाँ जब हम लर्निंग के पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट निकल के आ रहा है।
अगर आपने एबिलिटी को फिक्स कर दिया, नहीं बस तुम इतना ही कर सकते हो, इससे आगे तुम नहीं कर पाओगे, तो यहाँ आपने एबिलिटी को उसकी फिक्स कर दिया। और अब अगर बच्चा कोई एफर्ट्स लगा रहा है, मतलब अगर तुम एफर्ट्स लगाओगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम कोई फायदा नहीं है, मतलब ये भी एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। और जो फेलियर है वो अनकंट्रोलेबल है, मतलब तुम बार बार फेल होते रहोगे, इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये भी अपने आप में एक नेगेटिव पॉइंट है। तो सबसे अच्छा पॉइंट यही है कि एबिलिटी जो है वो आपकी, वो इम्प्रूवेबल है। आप अगर चाहो तो बहुत अच्छा कवर अप कर सकते हो, यू कैन डू इट एंड यू कैन इम्प्रूव बाय योरसेल्फ। Conceptual understanding among the students is likely to improve in the settings। जो conceptual understanding है students के अंदर is likely to improve in the settings, किस चीज को emphasize कर रहा है, which emphasize on the competitions, textbook centric pedagogy, frequent examinations, या फिर inquiry and the dialogues। देखो बहुत competitions के लिए हम लोग बिल्कुल नहीं कहते हैं कि बहुत competition आप लगा लोगे तो बच्चों को बहुत stress होगा। टेक्स्ट बुक सेंट्रिक pedagogy का मतलब ये आ जाता है कि आपने बिल्कुल टेक्स्ट बुक के ऊपर बच्चे को फोकस कर दिया। आप लगातार बच्चे के एग्जाम्स लोगे तो क्या बच्चे की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग उससे बढ़ जाएगी? बच्चा बहुत प्रेशर में आ जाएगा कल कंटिन्यूअस एग्जाम्स देने से। लेकिन अगर आप बच्चे को इंक्वायर करते हो, उसके साथ एक डायलॉजिक आपका कन्वर्सेशन है, बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, आप उसे समझा रहे हो, आप डायलॉग से उसके साथ अच्छे से डिस्कस कर रहे हो, आप इंक्वायर कर रहे हो कि बच्चे को कहाँ जरूरत है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ क्या होगा, बच्चे की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी। तो इंक्वायरी एंड द डायलॉग जो है वो हमारा बेस्ट पार्ट है चीजों को इंप्रूव करने के लिए। ड्यूरिंग अ टास्क, साइना इज टॉकिंग टू हरसेल्फ। एक टास्क के ड्यूरेशन में जब टीचर ने कोई टास्क दिया हुआ है, साइना क्या करती है, खुद से बात कर रही है अबाउट वेज शी कैन प्रोसीड ऑन द टास्क, मतलब क्या मुझे ये करना चाहिए, नेक्स्ट में ये करूंगी तो मैं इसमें ऐसे कवर अप कर लूंगी, इस तरह से करके वो खुद से बात कर रही है। तो अब हमें क्या बताना है, अकॉर्डिंग टू ली वागोत्स्की, द आइडियाज ऑन द लैंग्वेज एंड द थॉट। जो ली वागोत्स्की ने लैंग्वेज और थॉट के ऊपर जो बात की थी, जिसमें उन्होंने प्राइवेट स्पीच की बात की थी, वो किस चीज का साइन होता है? जब बच्चा खुद खुद से बात कर रहा है, दैट मीन्स प्राइवेट स्पीच कर रहा है, बच्चा खुद से देख रहा है किसी चीज के बारे में, तो इन्होंने साइना का एग्जांपल लेके बताया है। तो ये किस चीज का साइन है, हमें ये बताना है, कॉग्निटिव इमेच्योरिटी का साइन है, सेल्फ रेगुलेशन का साइन है, ईगोसेंट्रिज्म का साइन है, या फिर साइकोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर है बच्चे को? देखो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात नहीं है, प्राइवेट स्पीच की बात की जा रही, जो कि वाइगॉट्स्की ने की थी। जब बच्चा खुद से बात करता है, चीजों को समझता है और वो चीज़ों को खुद से रेगुलेट करने की कोशिश करता है, दैट मीन्स कि वो सेल्फ रेगुलेशन है, कि मैं एक टास्क कवर कर रही हूँ, उसके बाद मुझे ये वाले पार्ट को कवर करना है, मैं इसको कवर अप कर लूंगी तो उसके बाद मैं अपने कंक्लूजन तक पहुंच जाऊंगी, दैट मीन्स बच्चा सेल्फ रेगुलेटेड है। प्राइवेट स्पीच का मतलब है द साइन ऑफ सेल्फ रेगुलेशन। इवेल्युएशन प्रैक्टिसेस शुड एम एट, जो आप इवेल्युएशन करते हैं अपनी क्लास में अपने स्टूडेंट्स की, उसका एम क्या होना चाहिए? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उसका एम क्या होना चाहिए। आप स्टूडेंट्स को लेबल कर दें, जब आप इवेल्युएशन करें कि हाँ ये वीक स्टूडेंट्स हैं, मेरे पास इतने वीक स्टूडेंट्स हैं क्लास में 30, एवरेज इतने हो गए मेरे पास 15, और जो ब्रिलियंट है मेरे पास इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं वो मेरे पास 5 हैं, तो उससे क्या होगा? अगर आपने क्लास में लेबलिंग कर दी तो उससे क्या होगा? लेबलिंग को कभी अच्छा नहीं माना जाता। आप क्लास में सब बच्चों को एक तरीके से लेके चलें। अगर आपकी क्लास में कुछ ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए आप कुछ अलग मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स लेके चलें। आपको लेबलिंग नहीं करनी है, ना ही आपको सेग्रीगेशन करना है अकॉर्डिंग टू एबिलिटी बेस्ड ग्रुप, जिस तरह से मैंने ये करके दिखाया। एबिलिटी बेस्ड ग्रुप्स के बेसिस पे आप बच्चों को अलग अलग भी नहीं करेंगे। आप बच्चे की नीड की, बच्चे की रिक्वायरमेंट की, कि बच्चे को किस चीज में जरूरत है, बच्चे को कौन से टॉपिक समझ में नहीं आते, बच्चे के साथ कोई साइकोलॉजिकल इशू है, बच्चा राइटिंग स्किल्स में वीक है, बच्चा रीडिंग स्किल्स में वीक है, ये सब चीज आपको आइडेंटिफाई करनी होती है। तो ये एज अ टीचर आपका रोल होता है जब आप इवेल्युएशन करते हैं अपनी क्लास में, आइडेंटिफाई करना हाई अचीवर्स को और प्राइज देना उन बच्चों को। ये तो गलत बात है, फिर जो बेचारे एवरेज स्टूडेंट्स होंगे वो क्या करेंगे? ये भी नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। तो सबसे अच्छा पॉइंट क्या है, जब आप इवेल्युएशन करते हैं, आपका क्या एम क्या होना चाहिए? जब आप इवेल्युएशन करते हैं क्लास में, कि आपके पता होना चाहिए कि आपकी क्लास में आपके स्टूडेंट्स को किस चीज की जरूरत है, अगर जरूरत नहीं है तो वो कहाँ कितना इंप्रूव कर सकता है। इट्स ऑल अप टू यू, जब आप एज अ टीचर उनको इवेल्युएशन कर रहे हैं। Individual differences in the development of children can be attributed to, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है डेवलपमेंट में बच्चों के अंदर, वो किस चीज का एट्रीब्यूट है, किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? हमें पता है हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे की कैपेबिलिटी अलग होती है, हर बच्चे का काम करने का तरीका डिफरेंट होता है। तो कहीं ना कहीं वो उनकी हेरिडिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, कि मतलब बच्चे के मदर फादर कैसे थे, बच्चे को कैसे जीन्स मिला है उसकी फैमिली की तरफ से, और बच्चे को कैसा एटमॉस्फेयर मिला है। एक बच्चा बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है लेकिन उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिलता, तो
मतलब कहीं न कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम है। हर बच्चा कहीं न कहीं तरीके से डिफरेंट होता है। एक बच्चा बाहर मुल्क में रह के पड़ा होता है, एक बच्चा इंडियन कल्चर में रह के पड़ा होता है। उन दोनों बच्चों में बहुत डिफरेंस होता है। क्यों? क्योंकि उनकी हेरिडिटी भी डिफरेंट होती है और उनका एनवायरनमेंट भी डिफरेंट होता है। तो जो एक डेवलपमेंट की बात अगर हम करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस में, तो उसमें क्या होता है कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट जो होते हैं दोनों का रोल प्ले होता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस सिर्फ हेरिडिटी के बेसिस पे आप अलग नहीं कर सकते, या सिर्फ आप एनवायरनमेंट के बेसिस पे अलग नहीं कर सकते। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होता है उसमें हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाता है इसमें, इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो ये था मेरा आज का लेसन, एंड नेक्स्ट लेसन में मैं आपके लिए कुछ पार्ट 2 कराऊंगी मैं इसका, पेपर 2। ये था हमारा पेपर 1। एंड थैंक यू फॉर अटेंशन फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग। और नेक्स्ट लेसन में मैं पेपर 2 के साथ आपके साथ आती हूँ, क्वेश्चंस आपको कवर अप कराती हूँ। ओके, बाय बाय।